सुविचार। उस दिन मैं अपने पति के साथ बाजार गई थी। मैं बहुत दिनों से बाजार जाना चाहती थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता था। आज रविवार था और पति भी घर पर थे, तो नाश्ता करने के बाद हम लोग बाजार आ गए। अभी मैंने कुछ चीज़ें देखी ही थी कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक एक साधु बाबा मेरे पास आ गए। इससे पहले वह मुझसे भिक्षा मांगते, आशीर्वाद देना शुरू कर देते, उससे पहले मैंने उन्हें अपेक्षा में 100 नोट हाथ में दे दिया। पैसे देकर मैं जैसे ही मुड़ी, उन्होंने मेरा पल्लू पकड़ दिया और बोले, देवी जी पैसे वापस ले लीजिए। उनकी यह बात सुनकर मुझे अजीब लगा। यह पहले साधु बाबा होंगे जो पैसे लौटा रहे थे। रख लीजिए, क्या हुआ, मैंने बोला तो फिर से मेरा पल्लू पकड़कर बोले, तुम वही हो ना। यह सुनकर मैं दंग रह गई। तभी वह मेरे पांव पकड़कर बोले, देवी जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारें। यह सुनकर वह खुद को दोनों हाथों से थप्पड़ मारने लगे। यह देखकर मैं डर कर तुरंत पति का हाथ खींचकर बोली, मनीष चलिए घर चलते हैं। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं आई हूँ तो अपनी शॉपिंग करके ही घर जाऊँ, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं वहाँ रुक नहीं सकती थी और ना ही अब चैन से शॉपिंग कर सकती थी। इसलिए मैं उन्हें लेकर कार में बैठ गई और बिना शॉपिंग किए वापस घर लौट आई। अगले दिन मैं उसी पागल साधु के बारे में सोच रही थी कि तभी मेरी नौकरानी ने आकर मुझसे कहा, मेम साहब बाहर कोई आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। मुझसे कौन, चलो मैं देखती हूँ। मैं जैसे ही दुपट्टा उड़कर बाहर गई तो देखकर दंग रह गई कि वही साधु बाबा गेट पर खड़ा था। मैंने उसी वक्त गेट बंद कर दिया और तुरंत अंदर भाग गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं यह सोचकर चिंतित थी कि घर पर मैं अकेली हूँ। मैंने अंदर जाकर सुकून की सांस ली और सोचने लगी कि यह साधु बाबा मेरे घर तक कैसे पहुँच गया और यह मेरा पीछा क्यों कर रहा है। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँची। शाम को जब मनीष घर वापस आए तो मैंने उनको साधु बाबा के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह थके हुए थे और बिना वजह परेशान हो जाते। लेकिन अब वह रोज़ मेरे घर के बाहर चक्कर लगाते और कभी कभी दरवाज़ा भी ठकठकाते और कहते, बाबा की बात सुन लो। लेकिन मैं गेट नहीं खोलती थी। उसकी बात सुनना तो दूर की बात है, पर मैं डर के साए में जी रही थी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। डर के मारे अचानक से आँख खुल जाती और दोबारा सोने की कोशिश में रात गुजर जाती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। मैं सोचती रहती कि आखिर यह साधु बाबा मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैं तो जानती तक नहीं थी। उस दिन मैंने इसे पहली बार देखा था। एक दिन मैंने तंग आकर अपने पति को बता दिया, मनीष आपको वह साधु बाबा याद है ना? कौन सा साधु बाबा? मनीष ने चाय पीते हुए कहा, वही जो उस दिन बाजार में मिला था। अजीब पागल सा मैंने बताया। अच्छा, वह पागल है जिससे डर के मारे तुमने शॉपिंग नहीं की थी और वापस घर आ गई थी। उन्होंने याद करते हंसते हुए कहा, तुम्हें अभी भी उससे डर लग रहा है? इस घटना को तो काफ़ी समय हो गया है। तब मैंने उन्हें बताया कि हमारे घर के चक्कर लगाते हैं और बार बार यही कहता है कि वह मुझसे कोई बात करना चाहता है। अच्छा, उन्होंने हैरानी से बोला, अजीब बात है, वही यह साधु बाबा को भला तुमसे
क्या बात करनी है। यही तो मैं सोचती हूँ कि आखिर उनको मुझसे क्या काम होगा। एक दिन मैंने उस साधु बाबा को मनीष की मौजूदगी में अंदर बुला लिया और जब वह अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नज़र उस साधु बाबा के कपड़ों में छुपे हुए उसके हाथ पर पड़ गई, जिस पर वह चीज़ बनी हुई थी जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप उठी थी। तो कहानी शुरू होती है मेरे कॉलेज के दिनों से। मैं एक बहुत ही सीधी सादी सी साधारण सी लड़की थी। मुझे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा था उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी मौज में रहती, सीधे घर आती और घर आकर खाना खाकर सो जाती। और रात को खाना बनाने के वक्त माताजी हम दो ही थे और मैं छोटी थी। बड़ी बहन की सगाई हो गई थी और अगले महीने में शादी होने वाली थी। मैं स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता को मुझे पढ़ाना ही था, इसलिए मेहनत कर के पास हो जाती थी। इसी तरह मेरे दिन बीत रहे थे। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वापस आ रही थी। एक लड़का खड़ा होकर मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी उसे देखा और उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल गई। अगले हफ्ते फिर वहीं खड़ा नज़र आया। मैंने देखा वह देखने में भी मेरी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रहा था। वह लड़का रोज़ खड़ा होता, उसकी आदत हो गई थी। कहता तो कुछ नहीं था, क्योंकि मेरी सहेली भी मेरे साथ होती थी। एक दिन मैं बुखार आने की वजह से जल्दी से निकल गई। घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही जाया करती थी। वह लड़का कॉलेज से थोड़ा दूर मुझे नज़र आया। मैं आगे बढ़ती गई। उसने मुझे अकेले आते देखा और बोला, सुनो। मैं रुक गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या है और कौन हो तुम, और रोज़ रोज़ मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हो? लड़का मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए। मैं डर गई। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हैरान हो गई। वह तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कहा, नाम जानना कौन सा मुश्किल है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी नींद गई, मेरा चैन खो गया, और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यार का जवाब तुम भी प्यार से दो। यह सुनकर मैं रुकी नहीं और वह देखता ही रह गया। लेकिन मैं घर आ गई और मैं सो गई। रात को मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। मैं उसी लड़के के बारे में सोचने लगी। उसने अपना नाम मोहन बताया था। उसके बारे में सोचते हुए मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब किसी लड़के को मुझ में इतनी दिलचस्पी थी। मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर वह रोज़ ही रास्ते में मुस्कुराता हुआ मिलता और इशारे में नमस्कार करता। मैं शर्मा जाती। कुछ ही दिनों में वह मुझे खत देने लगा और मैं घर आकर उसके खत पढ़ती, फिर उन्हें छुपा कर रख देती। फिर मैं भी उसके खत का जवाब लिखकर देने लगी। मैं उसे पसंद करने लगी थी। हाँ, मैं उसके प्यार करने लगी थी। हम रोज़ रास्ते में एक दूसरे को देखते थे और खतों के जरिए बातचीत करते थे। एक दिन उसने खत में लिखा कि हम कब तक आखिर खत में ही लिखते रहेंगे, अब मिल भी लो मुझसे, हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने उसके जवाब में लिखा कि मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन यह संभव नहीं है, हम पकड़े जाएंगे। उसने कहा कि तुम कॉलेज आना और वहाँ से मेरे साथ चलना, फिर मैं छुट्टी के वक्त तुम्हें छोड़ दूँगा। मैं मान गई। अगले दिन मैं कॉलेज के पास अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा और उसकी बाइक पर बैठ गई और एक गार्डन में ले गया। वहाँ मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। वादे किए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़का मेरी ज़िंदगी में भी आएगा और मुझसे इतना प्यार करेगा। उस दिन बहुत खुश थी। घर आई तो उसे याद करके बार बार मुस्कुराती थी। बस हर जगह मुझे वही नज़र आता। मैंने घर पर उसके बारे में किसी को नहीं बताया था। फिर हम अक्सर मिलने लगे, पहले गार्डन में, फिर होटलों में। फिर एक दिन वह मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले आया। मैं डर गई और बोली, मोहन तुम मुझे कहाँ ले आए हो? उसने कहा, मैं बहुत जल्द अपने परिवार वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा। और फिर मैं भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसमें खो गई, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में बहुत मजबूर हो गई थी। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। घर आकर मैं बहुत रोई और पछताई भी, यह मैंने क्या कर दिया। मैं किसी से इस हद तक प्यार कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अगले दिन मोहन ने मुझे फिर से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर सब कुछ भुला दिया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा शरीर बेजान सा हो रहा था और एक दिन मुझे कॉलेज में चक्कर आ गया तो मेरी सहेली मुझे जबरन डॉक्टर के पास ले गई, जहाँ मेरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझसे मेरे पति का नाम पूछा, जिसे सुनकर मैं चौंक गई और सहेली की तरफ देखा। मेरी सहेली बोली, डॉक्टर साहिबा यह शादीशुदा नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर ने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम तो प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। डॉक्टर साहिबा क्या कह रही थी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी सहेली मीना मुझे क्लिनिक से बाहर ले आई और मेरी हालत देखकर उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मुझे दिलासा देते हुए बोली कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, इस राज को राज ही रखूंगी। इस समय तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे कोई सवाल जवाब करूं। उसने मुझे घर पर छोड़ा और चली गई। जब मैं अपने घर पहुंची तो अपने बिस्तर पर गिरकर बहुत रोने लगी कि यह क्या हो गया मुझसे, अब मैं क्या करूं, अपने घर वालों से क्या कहूंगी। यह सोचकर मेरा सिर फट रहा था। अब आगे क्या होने वाला है। अगले दिन मैं मोहन से मिली और उसे सारी बात बताई। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं जल्द ही अपने घर वालों को भेजूंगा। अपने घर पर बात करो और अगर वह नहीं माने तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। वह फिर से मुझे सपना दिखाने लगा। उस दिन मैंने मीना को कॉलेज में सब कुछ बताया कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ और हम छुप कर मिलते थे और यह उसी का नतीजा है। अब बताओ मैं क्या करूँ। वह कहने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस उस लड़के से कहो कि वह जल्द से जल्द तुमसे शादी कर ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैंने उससे कहा कि उसने अपने घर वालों को भेजने को कहा है। आज मैं घर में बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने अपनी माँ को बताया, माँ मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वे लोग रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। माँ को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और बोली, हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं, खबरदार जो वहाँ से कोई आया तो मना कर दो उन्हें। अभी तो तुम्हें और पढ़ना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। समय आते ही हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो बोली, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब मैं क्या करती। अगले दिन मोहन सोचते हुए बोला, अब भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम प्रेग्नेंट ना होती तो इंतज़ार कर लेता, लेकिन अब ऐसी हालत में कोर्ट मैरिज ही समस्या का समाधान है। तुम ऐसा करो कि आज रात को अपने ज़रूरी सामान लेकर तैयार रहना। हम रात को भागकर शादी कर लेंगे। मैं उसकी बात मानती नहीं तो क्या करती। मजबूरी वैसे भी मेरी किस्मत बन चुकी थी। उस रात मैंने अपना ज़रूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतज़ार करने लगी।
जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से बाहर निकल आई। बाहर नुक्कड़ पर मोहन बाइक लिए मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं बाइक पर बैठकर उसके साथ निकल गई। दूर एक बंगले के पास उसने अपनी बाइक रोक ली और मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैंने पूछा कि यह किसका घर है। वह बोला कि यह उसके दोस्त का घर है, हम आज रात यहीं रुकेंगे। मैं सहमी से अंदर दाखिल हो गई। वहाँ और भी लड़कियाँ थीं और कुछ मर्द भी मौजूद थे। गलियारे से गुजरने के बाद मोहन मुझे एक ड्राइंग रूम में ले आया। एक उम्रदराज औरत चारपाई पर बैठकर पान चबा रही थी। ले आया लड़की मोहन, औरत रमेश से बोली। देख लो, मोहन ने कमीनेपन से मेरी तरफ देखते हुए बोला। अच्छी है बहुत, मेरे पैसे दे दो, मुझे देर हो रही है। मैं हैरान परेशान होकर खड़ी थी, कभी उस औरत को तो कभी मोहन को देख रही थी जो औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाई, मोहन यह सब क्या है और तुम इस औरत से किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? मोहन ने पैसे ले लिए और बात किए बिना ही चलता बना। मैं उसके पीछे भागी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। वह औरत उठी और बोली, वह तुम्हें बेचने आया था। यह सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था। मैंने ना में अपना सिर हिलाया तो वह औरत बोली, तुम्हारा सौदा करके गया है वह, अब तुम मेरे कोठी की रौनक हो। मैं जैसा कहूँगी तुम वैसा ही करोगी। उसने मेरे सिर पर मानो धमाका सा किया हो। मैं चिल्लाने लगी, नहीं छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चीख चीख कर मैं रोने लगी। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मोहन ने मुझे पहला फुसला कर धोखा दिया। एक औरत बता रही थी कि वह पहले भी 2 लड़कियों को ऐसे बेच चुका है। मेरे साथ धोखा हो चुका था, साथ साथ मैं अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी और अब कोठी की ज़िंदगी में इस गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी और आवाज़ लगाई, मुझे जाने दो, मगर उन लोगों को ऐसी चीख और बुखार की आदत थी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। थक हार कर मैं शांत हो गई थी। उसका खास चमचा और लड़कियों का दलाल, जिसका नाम रामू था, मेरे लिए रोज़ खाना पानी लेकर जाता और समझाता, जिद मत कर, बात मान ले चंदाबाई की। वह कभी कभी मुझे मारता भी था। आज भी वह मेरे लिए खाना लाया। मैंने चुपचाप खाना खा लिया और उससे कहा, मुझे बाहर आने दो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। जैसा तुम लोग चाहते हो मैं वैसा करूँगी। यह सुनकर वह खुश हुआ और खाना खाने के बाद मुझे बाहर ले आया। चंदाबाई भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और एक लड़की को बुलाया जिसका नाम पूजा था। उससे कहा कि इसका हुलिया दुरुस्त कर, इसे सब कुछ सिखा दे, खाने पीने का ख्याल रखा कर, यह पेट से है। पूजा बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों में मेरी उससे दोस्ती भी हो गई थी। वह भी मेरी तरह हालत का शिकार होकर यहाँ पहुँची थी। मैंने उसे अपनी सारी बात बताई और उसने मुझसे कहा कि तुम किसी तरह यहाँ से भाग जाओ। मैंने उससे पूछा, क्या यह मुमकिन है? मेरी आंखें चमक उठीं। उसने मुझसे वादा किया कि वह इस कोठी पर मुझे उसकी तरह बाजारू औरत नहीं बनने देगी। वह मौका देखकर मुझे यहाँ से निकाल देगी। उसकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई, लेकिन रामू के होते हुए यह कैसे संभव हो सकता था। लेकिन उस दिन एक नई लड़की आई थी और रामू का सारा ध्यान उसी पर था। पूजा ने चोरी से गेट के ताले की चाबी बनवाई थी और रामू के कमरे में जाकर उसके पानी में भी नशे की दवा मिला दी और कहने लगी कि आज तुम्हें यहाँ से हर हाल में निकालना है। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? और घबरा कर बोली, दुनिया बहुत बड़ी है मेरी बहन, बस तुम्हें हिम्मत करनी होगी। सहारा मिल ही जाता है, तुम्हें जहाँ भी सहारा मिलेगा वह इस जगह से तो बेहतर ही होगा। पूजा बोली, मैंने
सिर हिलाकर उसकी बात को मान लिया। यह वह जगह थी जहाँ रात को दिन होता था और सुबह लोग थक कर कुछ घंटों के लिए सो जाते थे। यहाँ से रात को निकलना नामुमकिन था, इसलिए पूजा ने मुझे सुबह ही यहाँ से बाहर निकालने का प्लान बनाया। जब वह सो रहे थे तो मैंने अपना सामान उठाया और दबे पांव पूजा के साथ गेट तक आ गई। इधर उधर देखते हुए जल्दी ताला खोला और मुझे गले से लगाया और मुझे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा। पूजा, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। यह कहकर मैं वहाँ से बाहर निकली। पूजा ने फिर से ताला लगा दिया और मुझे कुछ पैसे भी दिए कि ये तुम्हारे काम आएंगे। मैं अब घर नहीं जा सकती थी। मैं रिक्शे में बैठकर उसी डॉक्टर के क्लिनिक पहुँच गई। कुछ घंटों बाद डॉक्टर साहिबा भी अपने दवाखाने पर पहुँच गई। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं अबॉर्शन कराने आई हूँ। वह मेरी सारी हकीकत सुनने के बाद बोली, यह पाप है, मैं नहीं करूँगी, और मुझे अपने घर लेकर गई। वह बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी। मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मेरी शादी अपने छोटे भाई मनीष से कर दी। सब कुछ जानते हुए भी, और कहा कि मनीष को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मैं बहुत खुश थी। मैंने मनीष को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि यह बच्चा भी उसका नहीं है। उसके हिसाब से मैंने 7वें महीने में बच्चे को जन्म दिया था। वह बहुत अच्छे इंसान थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा बेटा जब 1 साल का हो चुका था, तब उस दिन मैंने सोचा कि साधु बाबा को मनीष के सामने बुला लूं। मालूम तो पड़े कि आखिर मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैंने गेट खोला और उसे अंदर आने के लिए कह दिया। जब वह अंदर आया तो मेरी नज़र कपड़े में छुपे उसके हाथ पर पड़ी, जिस पर वही घुंघरू की पट्टी बंधी थी जो रामू के हाथ पर बंधी होती थी। मेरा दिल तो मानो धड़कना ही भूल गया था, यह जानकर कि यह कोई साधु नहीं है। मनीष ने उनसे पूछा कि मेरे घर के चक्कर क्यों लगाते हो और क्या कहना चाहते हो। उसने मेरी ओर देखा और बोला, मुझे मदद चाहिए। उसकी बातों से मुझे पसीना आ रहा था। कैसी मदद? मनीष ने पूछा और इधर मैं अपने माथे पर आता पसीना पहुँचते ही जा रही थी। वह बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, सरकार मुझे किसी काम पर रख लो। मनीष ने उससे कहा कि काम होगा तो रख लूँगा। अगले दिन मोहन के काम पर जाते ही मैंने उससे गेट खोलकर पूछा, क्या चाहते हो? उसने कहा कि वह कौन था, छोड़ चुका था, उसे पैसे चाहिए। मैंने उसे पैसे दिए, लेकिन वह हर बार पैसे लिए फिर से आ जाता। बहुत बार दे चुकी थी, ना देती तो वह मनीष को सब कुछ बता देता। इसमें यही सोचती थी कि उससे कैसे छुटकारा मिले। मैं मन ही मन में उसे मार डालने के बारे में सोचती, लेकिन अब उसकी ब्लैकमेल में नहीं आऊँगी। यह सोच लिया था कि अगली बार उसे पैसे नहीं दिए, वह धमकियां देता रहा। आखिर कब तक उसके डर में जीती रहूँगी। अगले दिन मैं फिर आ गया। उसने मुझे बताया कि मैं मनीष को सब बता चुका हूँ कि तुम क्या हो। यह सुनकर मैं कँप उठी। मैं अपना बदला ले चुका, अब क्या करोगी? वह यह कहकर हंसने लगा कि उसी वक्त मनीष पुलिस लेकर वहाँ पहुँच गए और मैं सिर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। वह मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले, मैं यह सब पहले दिन से ही जानता था। यह सुनकर मैं सिर उठाया तो बोली, हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तुम अच्छी लगी, तुम अच्छी लड़की थी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें इसकी सज़ा क्यों देता? तुम उस वक्त नादान थी,
तुम्हें पूरा हक था कि तुम भी अच्छी ज़िंदगी जियो। मुझे तुम्हारे अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी एक अच्छी साथी साबित हुई। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। बस इतना याद रखना और हमेशा मेरा साथ देना। मैं उनकी ऋणी हो गई थी। उनके एहसान, उनकी मोहब्बत मेरी किसी अच्छाइयों का प्रतिफल थे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। उनका जितना शुक्रिया अदा करती उतना कम था। मैंने सुकून भरी सांस लेकर मनीष की तरफ देखकर सोचा, दुनिया में आज भी अच्छे और महान लोग मौजूद हैं जैसे यह भाई बहन, लेकिन ऐसे महान लोग हर किसी को नहीं मिलते। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि ज़माने की ठोकरें खाने से बच गई। मेरी उन तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि किसी के बहकावे में आकर जवानी में कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपके माता पिता का सिर शर्म से झुक जाए और आप भी सारी ज़िंदगी बदनाम होकर रह जाएं। धन्यवाद दोस्तों। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए कि वीडियो कैसा था। थैंक यू दोस्तों।